आज हम कवर करेंगे 26 अगस्त 2024 की द हिंदू न्यूज़पेपर को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, और उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ना नोट्स बनाने, ना कुछ, सिर्फ करंट अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, वो टाइम वेस्ट होगा। वो सब बाकी इंस्टीट्यूट कर लेंगे अपनी मैगज़ीन में। हमें धीरे धीरे अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है। तो पहली खबर है कि ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विज़िट करेंगे और बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन होगी, जैसे 9th इंडो इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन की मीटिंग है। लेकिन जो इशू यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है वो ये है कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया की तरफ से वहाँ ब्राज़ील पहुँच गए हैं। फोकस उनका ये होता है कि ब्राज़ील के थ्रू मेक्सिको और मेक्सिको के थ्रू यूएस या कनाडा में इलीगल एंट्री पाना। अब उनको डिटेन किया गया है। अ, उनके साथ क्या व्यवहार होगा या कैसे उनको रिलीज़ किया जाएगा, ये इनफॉर्मली अभी एजेंडा पर नहीं है, पर इस पर फोकस किया जाएगा। तो हमें ये इशू के बारे में पता होना चाहिए कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। नेक्स्ट खबर ये है कि इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं हिज़बोला पर। हिज़बोला जो कि ईरान सपोर्टेड है, एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो इज़राइल ने उस पे अटैक किया है, प्रीएम्प्टिव अटैक। प्रीएम्प्टिव अटैक मतलब उनके वार करने से पहले ही अगर अटैक किया जाए उसे प्रीएम्प्टिव अटैक कहते हैं। तो वहाँ से भी काउंटर अटैक हुआ हिज़बोला की तरफ से। एक्चुअल में ये मेन रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर इनके जो फ़ौद शुकुर नाम से इनका कमांडर था, उनको इज़राइल ने पहले मारा था। तो हमें मिडल ईस्ट के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि इजिप्ट में अभी इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, उसको रोकने के लिए इजिप्ट में अभी डिप्लोमेट्स की मीटिंग्स भी हो रही हैं। नेक्स्ट खबर हम देखते हैं, मलयाली इंडस्ट्री यानी केरला फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पर एक कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि बहुत सारी फीमेल एक्टर्स जो हैं उन पर सेक्सुअल असॉल्ट और हरेसमेंट हुई है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ रही है, अभी पब्लिक नहीं की गई है। तो उसमें काफ़ी फाइंडिंग्स हैं। हमें इतना पता होना चाहिए कि जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, वेस्ट बंगाल में जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर जो डॉक्टर की हत्या हुई है, वहाँ पर जो मेन कन्विक्ट नहीं, जिसको अभी ट्रायल चल रहा है, वो एक पुलिस वॉलेंटियर है। सो पुलिस वॉलेंटियर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सिविक वॉलेंटियर्स या रूरल एरियाज़ में जो विलेज पुलिस वॉलेंटियर्स कहा जाता है बंगाल में, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, मतलब ये परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। इनको पुलिस एंगेज करती है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए या छोटे मोटे ड्यूटीज़ को मैनेज करने के लिए। इनको ऑनरेरियम दिया जाता है, इनको सैलरी नहीं दी जाती, ऑनरेरियम दिया जाता है। हमारी समझ जो ये होनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या है। रिसेंटली फेब 2022 में एक अनीश खान नाम का स्टूडेंट लीडर था, उसकी डेथ हुई। तो उसके पीछे भी सिविक पुलिस वॉलेंटियर को अरेस्ट किया गया। तो मेन मकसद ये है कि ये सिविक पुलिस वॉलेंटियर्स जो हैं, इनका काम पुलिस की हेल्प करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट या बाकी चीज़ों में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में इनका रोल नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी बहुत बार ऐसा कहा है, वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट ने, कि इनको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा किया जाता है। इस वजह से इनको जितनी इनकी पावर होती है उससे ज़्यादा पावर मिल जाती है, और ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जब निर्भया हत्या हुई थी 2013 में, तो तब जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। और जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये कहा था कि रेप्स के लिए डेथ पेनल्टी देना नहीं अलाउड होना चाहिए। उनकी ये राय थी कि डेथ पेनल्टी से, उन्होंने जितना भी डेटा काउंट किया, डेटा देखा, उसमें उन्होंने देखा कि डेथ पेनल्टी से रेप्स जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट्स जो आई 2013 में, 14 में,
तो उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी की इस रिपोर्ट को मतलब इस क्लॉज को खारिज किया। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नया हमारा कोड आया है भारतीय न्याय संहिता, इसमें अगर एक अंडर द एज ऑफ 18 अगर एक 18 साल से कम लड़की की एज है, अगर उनके साथ गैंग रेप होता है तो उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या कहा था कि रेप अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट 10 साल या 20 साल होनी चाहिए, लेकिन डेथ नहीं होनी चाहिए, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये हम मेंस में कहीं पर आंसर के एंडिंग में इसको लिख सकते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि रेप के जो आरोपी होते हैं अगर उनको हैंग किया जाता है तो उससे रेप केसेस कम नहीं होंगे। नेक्स्ट खबर ये है कि आसाम में भी एक बच्ची का गैंग रेप हुआ है। तो अभी हमारे लिए क्या है, ये बहुत दुख वाली चीज़ है, लेकिन हमें एग्ज़ाम्स में एग्जाम्पल जब कोट करनी होंगी विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो हम लिख सकते हैं कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज या फिर आसाम के धींग एरिया में या फिर बदलापुर महाराष्ट्र में जो विमेन के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो हम इन एग्जाम्पल्स को वहाँ पर कोट कर सकते हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यूएस विज़िट किए हैं और वहाँ पर सबमरीन टेस्टिंग सेंटर में वहाँ पर वो गए हैं। तो इस छोटी सी न्यूज़ में हमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस से आगे अब अंडर सी डोमेन अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस क्या होता है कि आप समंदर या ओशन में सिक्योरिटी एंगल से नज़र रखें, लेकिन अब टाइम आ गया है कि समंदर की सतह के नीचे भी देखा जाए, इसे अंडर सी डोमेन अवेयरनेस कहेंगे। इसके अलावा जो अभी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये किस लिए है कि कोई भी इंडस्ट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो अगर मिलिट्री को चाहिए तो ये एक दूसरे देश मतलब एक दूसरे को सप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जो सोसा है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जब ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, आरडीपी। यही सोसा जो है आरडीपी एग्रीमेंट बनेगा। इसके अलावा इंडिया जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडो पैसिफिक मैरीन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, क्वाड का इनिशिएटिव है। क्वाड मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस, ये 4 देश क्वाड में आते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया था इंडो पैसिफिक मैरीन डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नाम से। इसके अलावा इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में। एक्चुअल में ये मिडल ईस्ट में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये इनिशिएटिव 2002 में आया था और तब से अभी तक ये काम कर रहा है और इंडिया ने रिसेंटली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमें ये चीज़ें समझ होनी चाहिए कि क्वाड क्या है, इसके लिए हमें खुद ही बेसिक रिसर्च करेंगे, ज़रूरत नहीं है किसी टाइम वेस्ट करने की कोई बड़ी वीडियोस देख के। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एक्चुअल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है। पहले जो पेंशन स्कीम इससे पहले होती थी उसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम, और उसमें एम्प्लॉयज़ से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनसे 10% उनकी सैलरी का लिया जाता था और वो इन्वेस्ट किया जाता था मार्केट में, लेकिन उनकी रिटायरमेंट पर कितना उन्हें सम मिलता वो अश्योर्ड नहीं था। तो ये रिस्क था कि क्या पता उन्हें बहुत कम मिल जाए या मिले या ना मिले, कितना मिले वो श्योरिटी नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको मिनिमम जितनी आपकी सैलरी होगी उसका 50% एज पेंशन मिलेगा। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी मैगजीन में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया की आईएनएस मुंबई वॉरशिप श्रीलंका गई है, ज़्यादा इसके बारे में समझ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये वाली न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। तो इसमें जो संस्कृत है, संस्कृत जो है उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत फंडिंग आती है डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री से, लेकिन 4 जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से जो यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं, तेलुगु, कन्नड़,
मलयालम और ओडिया। यहाँ पर इनको मैनेज करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैनेज करता है। तो इनको फंडिंग की दिक्कत होती है क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास डीडीओ पावर नहीं होती। डीडीओ पावर मतलब पैसा निकालने की और खर्चने की पावर नहीं होती। इस वजह से ये इंस्टीट्यूट सफ़र करते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो चीफ प्रॉब्लम इन सेंटर्स में ये है कि कोई भी अगर इवेंट या एक्टिविटी इन्हें करनी पड़ती है तो पहले इनको सैंक्शन लेनी पड़ती है CIIL से। सैंक्शन मिली, प्रोग्राम किया, उसके बाद जितना भी खर्चा हुआ उसके लिए इनको बिल्स भेजने पड़ते हैं और फिर जाके पेमेंट होती है। तो इससे एक तो एक्टिविटीज़ होती भी नहीं है और अगर हों भी तो इनको काफ़ी खर्चा आता है और उतना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पैसे की कमी की वजह से यहाँ का जो स्टाफ है वो जितना होना चाहिए वो भी कम है, वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, हम देख सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर्स की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। तमिल के लिए ऑलरेडी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। संस्कृत के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया हैं ये अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के अंडर आते हैं जो मैसूरू में है और इनको फंडिंग नहीं मिलती। डायरेक्ट फंडिंग नहीं मिलती, CIIL के थ्रू फंडिंग मिलती है और पैसा ना होने की वजह से ये काफ़ी इंस्टीट्यूट सफ़र कर सकते हैं। सो ये कल्चर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं। जर्मनी में एक सीरिया के पर्सन ने 26 साल की एज का व्यक्ति था, उसने 3 लोगों को मार दिया और 8 को ज़ख्मी कर दिया है। तो हमें जब क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कभी आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर ये जो हम एक्सट्रीमिज़म की एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तालिबान में तालिबान ने एक नया मॉरलिटी लॉ लाया, उसके हिसाब से औरतों को अपने चेहरे ढकने पड़ेंगे, मर्दों को अपनी बियर्ड्स रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा गाड़ियों में म्यूज़िक प्ले नहीं करना है। तो UN ने बोला है कि हम कंसर्न्ड हैं इस तालिबान के नए लॉ के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं। तो जो हिज़्बुल्लाह है उसने कोशिश की थी कि मोसाद के जो हेडक्वार्टर है, जैसे हर एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं उसी तरह से इज़राइल की मोसाद है और उनका हेडक्वार्टर टेल अवीव के पास है। तो हिज़्बुल्लाह ने ट्राई किया था कि उसी को अटैक करना। एक और ख़बर है कि टेलीग्राम का जो CEO है पेवल दुरोव, उनको अरेस्ट किया गया है। रीज़न ये दिया गया है कि जो टेलीग्राम है वो एन्क्रिप्टेड है, बहुत ज़्यादा एन्क्रिप्शन टाइट होती है, गवर्नमेंट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोई भी बाहर का इंसान जो है वो टेलीग्राम से मटेरियल नहीं ले सकता है, गवर्नमेंट्स वगैरह। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसा उनका बोलना है। इसी वजह से फ्रांस ने टेलीग्राम के CEO पेवल दुरोव को अरेस्ट किया है। चाइना और फिलीपींस में अभी भी लड़ाई हो रही है साउथ चाइना सी को लेके। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है ये आप मैगजीन्स में पढ़ लेंगे, लेकिन साउथ चाइना सी में चाइना का मानना है कि बहुत सारी टेरिटरी जो है मैरीटाइम टेरिटरी वो उनकी है, लेकिन बाकी सारे देश जैसे कि फिलीपींस इसके खिलाफ हैं। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एक बना था, समझ लो कोर्ट था 2016 में, उन्होंने कहा कि बीजिंग का जो क्लेम है उसका कोई भी इंटरनेशनल लॉ में कोई बेस नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी में कुछ चीज़ें हो रही हैं, चाइना अपना मैरीटाइम बॉर्डर बढ़ाना चाहता है। उसके बाद वॉशिंगटन यानी US ने सैंक्शन किए ऑलमोस्ट 400 कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स को, क्योंकि वो कंपनी जो है रशिया की हेल्प कर रही हैं। तो ये इशू भी चल रहा है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सोनोल्यूमिनेसेंस का। सोनोल्यूमिनेसेंस क्या है? सोनो मतलब लाइट और सोनो मतलब साउंड और ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट। तो होता क्या है इस फिनोमेना में, एक स्मॉल बबल ट्रैप किया जाता है लिक्विड में और उस पर साउंड वेव चलाई जाती हैं तो लाइट का फ्लैश प्रोड्यूस होता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आगे जाके मेडिकल फील्ड में होगा और मटेरियल टेक्नोलॉजी में हो सकता है। तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब साउंड से लाइट प्रोड्यूस होती है उसे सोनोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हमें बेसिक अवेयरनेस चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना।
क्योंकि करंट अफेयर का मतलब करंट अवेयरनेस है, बाकी हम मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं, लेकिन अपना नॉलेज बिल्ड करने के लिए हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।